देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। दोस्तों, इस वर्ष भी श्री नरसिंह के दुबे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं रुग्णालय द्वारा परम पूज्य बाबूजी की पुण्य तिथि मनाई गई। इस मौके पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता, पंचम संस्थान पर आधारित वनौषधियों की प्रदर्शनी, संभाषा प्रतियोगिता और विशुद्ध भोजपुरी अवधि कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सबसे खास रहा जो सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता, इसको हमने पूरी तरह कवर किया। इसमें छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनके क्षमता अनुसार उन्हें जज किया गया कि कितने सुदृढ़ हैं बालक। इस सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता को जज करने के लिए बसई की प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर प्रेरणा मांजलकर, नालासोपारा के प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश रोज यहाँ पर उपस्थित हुए। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 1500 रुपये और द्वितीय पुरस्कार 1000, तृतीय पुरस्कार 750 रुपये दिए गए। साथ ही में प्रमाण पत्र, ट्रॉफी और एक बैग भी गिफ्ट में दिया गया। यहाँ हम बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत बाबूजी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया गया। इसके तत्पश्चात संस्था के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश दुबे जी ने रिबन काटकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद से ही सभी कार्यक्रम शुरू हो गए, यानी कि मेडिकल कैंप और सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता और अन्य जो भी कार्यक्रम थे शुरू हो गए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस कॉलेज के सभी अध्यापक और प्रिंसिपल सहित सभी स्टूडेंट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर हमने डॉक्टर रुजुता दुबे जी से बात की और साथ ही साथ सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता में जज आए हुए डॉक्टर्स से भी हमने बातचीत की और अंत में डॉक्टर ओम प्रकाश दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। आरोही, ये कौन है? क्या नाम बताया चाचा का? धीरू चाचा। अच्छा, पापा कहाँ पे है? पापा कहाँ पे है? पापा का नाम क्या है? मैडम, ये सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता बहुत अच्छी रही, काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। कितने पार्टिसिपेट आए और क्या कैसा रहा? देखिए, ये सुदृढ़ बालक स्पर्धा हम पिछले 16 साल से ले रहे हैं और हर साल हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है। इस साल भी लगभग 60 के करीब बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। और सुदृढ़ का मतलब ये नहीं कि केवल शरीर से सुदृढ़ होना है। सुदृढ़ का मतलब ये है कि उनकी एक्टिविटीज़ कैसी है, उनका दिमागी बढ़ोतरी कितनी हुई है, उसके बाद में वो क्या क्या कर सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, उनके सारे वैक्सीनेशंस पूरे हुए हैं कि नहीं, वो इम्यूनाइज्ड है कि नहीं। इस तरह से सब चीज़ों को देखते हुए इस कंपटीशन का जजिंग किया जाता है। और बच्चे तो सभी प्यारे रहते हैं, सभी अच्छे रहते हैं। तो 60 बच्चों का रिस्पांस एकदम अच्छा था, लेकिन उसमें से जैसा जजेस ने उनको सही लगा उसी हिसाब से उन्होंने ये जजमेंट दिया है। और सुदृढ़ बालक स्पर्धा इसलिए कि जिनकी पुण्यतिथि है श्री नरसिंह किलावन दुबे, उनको सुदृढ़ता का बहुत ज़्यादा कौतुक था। उनको ऐसा लगता था कि हर बच्चे ने सुदृढ़ रहना चाहिए। इसके लिए वो कहते थे कि इसको घी खिलाओ, इसको दूध पिलाओ अच्छे से। तो उनकी स्मृति में, क्योंकि उनको ये सब पसंद था, इसलिए उनकी स्मृति में हम ये सुदृढ़ बालक स्पर्धा का आयोजन करते हैं। और इस साल भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये आयोजन हुआ और सभी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, उनका और उनके पेरेंट्स का। और इसी तरह से हर साल वो आते रहेंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। आजकल हर चीज़ मिलावटी है, उसके बावजूद बच्चे सुदृढ़ हैं, तो ये क्या कहना चाहिए? देखिए, मिलावटी होने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों को माँ बाप घर का खाना खिलाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं,
उनकी तरफ अच्छा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई में भी और बाकी सब चीज़ों में भी, क्योंकि पढ़ाई में तेज़ होना मतलब ही होशियार ऐसा नहीं होता है, बाकी सारे संस्कारों की भी ज़रूरत होती है उनके लिए। तो सुदृढ़ता का, मैंने पहले भी बताया कि सुदृढ़ता का मतलब सर्वांगीण विकास, पूरी तरह से उनका जब विकास होता है तभी उनको सुदृढ़ कहा जाता है। और वो केवल खान पान पे नहीं है, बौद्धिक विकास पे भी निर्भर है। तो इसके लिए सुदृढ़ता आज भी मौजूद है और रहेगी। अगर वो बर्गर, पिज़्ज़ा, चाइनीज़, नूडल्स ये सब आगे चल के नहीं खाएंगे तो जीवन भर तंदुरुस्त और सुदृढ़ रहेंगे। तो हुआ है एक्चुअली, सभी बच्चे अच्छा ही डिजर्व करते थे, मतलब सभी को लगता था कि इनको भी देना चाहिए, इनको भी, बट जो बेस्ट से बेस्ट है उनको हमने ये दिया है जज करके। तो सभी बच्चों में वो सब टैलेंट है, बट जैसे मैम ने कहा है कि सुदृढ़ मतलब शरीर से ही नहीं तो दिमाग से भी होना चाहिए। वो क्राइटेरिया भी यूज करके, क्योंकि पॉइंट्स थे उसमें कि डांस है, ड्राइंग है और बाकी भी सब पॉइंट्स थे, अदर एक्टिविटी, पेरेंट्स से कम्युनिकेशन है, वो नजरअंदाज रख के भी हम लोग ने उनको जज किया है और उनका ये किया है, नंबर निकाले हैं। तो काफी दिक्कत तो हुई है, बट हम लोग प्रयास किया है। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या क्या क्राइटेरिया थे जो बच्चों में आपने देखते थे, इसकी क्या क्या देखा आपने स्टूडेंट तक? क्राइटेरियाज उनमें थे कि उनके वैक्सीनेशन हुए हैं कि नहीं, उनका जो बर्थ वेट था और अभी का जो वेट है वो एज अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सेकंड थिंग, बच्चों का जो डाइट है वो एज अप्रोप्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके जो वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड्स है प्रॉपरली मेंटेन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। फिर उनका जनरल एक्टिविटी कैसा है, वो सब चीज़ें हमने देखा। बट इसमें एक चीज़ मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अभी रिसेंट जो इंस्टाग्राम फेसबुक का जमाना चल रहा है, तो लोग अभी की जो जनरेशन आ रही है 2001 के बाद से, उनको जेनजी के नाम से, जनरेशन जेड के नाम से उनको लोग जनरली टैग करते हैं और बताते हैं कि ये बहुत ही मॉडर्न जनरेशन है, ठीक है। लेकिन आज मैंने इतने छोटे बच्चों में ये चीज़ ऑब्जर्व किया है कि 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे ऐसे हैं जो गायत्री मंत्र बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ये देख के हम ये बोल सकते हैं कि जेनजी रहे या कोई भी जनरेशन रहे, भारत का भविष्य अच्छे हाथों में ही जाने वाला है सर। देखिए, जैसा अभी हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो सबसे पहला कर्जा तो हमारे ऊपर धरती का रहता है, यानी हम भारत देश में पैदा हुए तो देश का कर्जा है हमारे ऊपर, हम उनसे ऋणी रहते हैं। उस तरह हम लोग माता पिता के भी ऋणी रहते हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया, पालन पोषण किया। तो अपने जीवन काल में हम लोगों ने जो माता पिता से पाया और जो उनको देखा, वो समझा उनको, तो पिताजी को देख के जो समझा उनके बारे में कि वह स्वयं बहुत उद्यमी थे, उद्यमशील रहते थे, यानी कुछ करते रहना ये उनका जीवन का, खाली बैठा नहीं। वो 94 साल तक जिए। हॉस्पिटल में एडमिट होने के एक दिन पहले तक वो किराना दुकान पे बैठते थे, अपना काम देखते थे, घर में अनाज भी बेचते थे, यानी हमेशा उद्यमशील रहना हम। और कला गुणों के प्रति, जैसे संगीत है, धर्मशास्त्र है, शरीर की, जैसे वो खुद एक बहुत बड़े पहलवान थे तो अपने शरीर का ध्यान रखना, ये सब चीज़ में उनकी बहुत रुचि थी। तो जो वो उनकी पसंद थी, उस पसंद के हिसाब से एक, जिससे कि पूरे समाज का लाभ हो, ऐसा एक फ्री मेडिकल कैंप रखते हैं। और जो भी वैद्यकीय सुविधा है वो आज के दिन या आज जो आए हुए पेशेंट है उनकी पूरी ट्रीटमेंट पूर्णतः फ्री करता है। और बच्चों में पोषण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पे उचित हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए जितने भी स्थानीय बच्चे हैं उनकी सुदृढ़ बालक प्रतियोगिता लेते हैं। वनौषधि प्रदर्शनी रहती है, जिससे कि एलोपैथी दवाई का अनावश्यक उपयोग रोका जा सके, छोटी मोटी घरेलू औषधियों से ही लोग स्वस्थ रहे। तथा बचपन में हमारे घर में प्रवचन करने के लिए गांव से हर 3-4 महीने में कोई महात्मा आ जाते थे, और जो भी 20, 25, 50 लोग जुटते थे, वो इस समय जैसा वो संगीत वाला प्रवचन नहीं होता था, वो आके अपनी कथा सुनाते थे। तो बोलना, सुनना, अच्छी बातें सुनना, कहना पिताजी की पसंद थी।
उस हिसाब से वक्तृत्व स्पर्धा, संभाषा प्रतियोगिता 2 बजे से 5 बजे तक रखते हैं और इन सभी जो भी स्पर्धाएं हैं उसका इनाम दिया जाता है। और जो भी उनकी पसंद, एक भोजपुरी भाषा के प्रति उनका लगाव था, वो मराठी समझते थे, बोल भी लेते थे, हिंदी समझते थे, बोल भी लेते थे, लेकिन अगर सपने में भी नींद से उठते थे तो भोजपुरी ही बोलते थे, नींद में जब उठते थे तो। यानी भोजपुरी उनके आंतरिक लगाव की भाषा थी। अगर कोई भोजपुरी जान रहा है, उसने पता होगा हमारे पिताजी को, तो वो उससे कभी भी हिंदी में बात नहीं करेंगे, उससे हमेशा वो भोजपुरी में बात करेंगे। तो एक लगाव था। और भोजपुरी, अवधी, ये खाली क्षेत्र का फर्क है, मिलती जुलती भाषा है, तो वही उनके पसंद को ध्यान में रख के भोजपुरी अवधी कवि सम्मेलन हम लोग आयोजित करते हैं। और इससे समाज में एक मैसेज जाता है कि जो अपनी मातृभाषा है, मातृभूमि है, उससे लगाव हमेशा बनाए रखना चाहिए। अपने टैलेंट को दबे नहीं रहने देना चाहिए। वक्तृत्व एक टैलेंट है, अच्छा वक्ता होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, तो उसको उभारिए। उनका प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र से पूरे चुने हुए बच्चे आते हैं, उनको मौका दिया जाता है। यही सब इसके पीछे का उद्देश्य है, जिससे समाज को लाभ होता है। और हमें ऐसा लगता है कि पिताजी ने जो इतना बड़ा एहसान किया है, उसका एक बूंद मात्र तो हम कम से कम उनके एहसान से कुछ चुका पाए हैं। बस इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम होता है। और लोग लाभ भी लेते हैं तो हाँ, बिल्कुल लेते हैं, अच्छे खासे हजारों लोग लाभ लेते हैं आज के कार्यक्रम। बिल्कुल। तो कैसा लगता है, मतलब इतने लोग? संतोष होता है, अच्छा लगता है कि पिताजी जहाँ भी होंगे वो देख के प्रसन्न हो रहे होंगे, ये उसके पीछे की मंशा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।